हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में क्षितिज भाग 1 जो 9वीं कक्षा की पुस्तक है उसके जो सबसे पहला पार्ट है दो बैलों की कथा, उनके लेखक के परिचय के बारे में पूरा हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। प्रेमचंद जी उनके इस कहानी के लेखक हैं। तो आज हम इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैं आपको इसमें से बहुत सारी इम्पोर्टेंट सेंटेंस लिखवाऊंगी जो आप साथ के साथ लिख लीजिए, और इनमें कुछ ऐसे बहुत मुश्किल शब्द भी हैं, उनके अर्थ भी मैं आपको कराऊंगी। अगर आप इसे भी 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। तो इसमें लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो इसमें प्रेमचंद जी ने कृषक समाज यानी कि जो किसान लोग हैं और पशुओं के जो भावात्मक संबंध बनते हैं पशुओं के साथ उनके, उसका वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसमें लेखक ने क्या बताया कि स्वतंत्रता जो है सहज यानी नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो यहाँ पर परोक्ष क्या होता है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हुआ, प्रत्यक्ष। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हुआ, प्रत्यक्ष। तो स्टूडेंट्स, जितने भी विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द आते हैं सब इन पाठ के अंतर्गत से ही आते हैं, इसलिए ये जो कठिन शब्द हैं इनकी आप अगर पर्यायवाची हैं उनके अर्थ और विलोम है तो उनका विलोम आप साथ के साथ लिखते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। फिर देखिए आगे, इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इसमें दो बैलों की कथा में किसके द्वारा रचित है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, प्रेमचंद जी द्वारा रचित है ये कहानी। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। और ये कहानी इसमें क्या बताया गया है, स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती और उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कहानी में आजादी के आंदोलन की जो कौन सी कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, इसमें ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, मतलब मूर्ख समझा जाता है। बुद्धिहीन का क्या अर्थ होता है, मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कि जब हमें लगता है कि कोई आदमी, दूसरा आदमी जो मूर्ख है तो उसे हम समझते हैं कि बेवकूफ है, तो उसे क्या कह देते हैं कि तू तो बहुत ही गधा है, उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। मतलब निरापद क्या होता है, सुरक्षित। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ। निरापद यानी कि सुरक्षित और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। वो इतना अपने आप को सुरक्षित और सहनशील है वो गधा कि उसे यह पदवी इसलिए दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो सचमुच ही बेवकूफ है, ये भी नहीं सोचा जा सकता कि वो सचमुच में बेवकूफ है या वो सीधा है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब कि गाय भी होती है कभी कभी तो वो भी सींग मारती है, और जो ब्याई हुई जो गाय होती है जिसके बछड़े होते हैं तो वो अनायास मतलब कभी भी सिंहनी का मतलब शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो कुत्ता भी एक बहुत गरीब मतलब बहुत लगता है देखने में भोला भाला जानवर होता है, लेकिन कभी कभी तो उसे भी क्रोध आता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि गधा कभी भी क्रोध नहीं करता और वो चुपचाप से खड़ा रहता है। हमेशा जैसी स्थिति में उसे खड़ा कर दिया जाए वैसा ही खड़ा रहता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। कि गधे को, जो गरीब है बेचारा गधा, उसे चाहे कितना भी मारो आप, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और चाहे जैसी उसके आगे खराब और सड़ी हुई घास सामने डाल दो और उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। असंतोष मतलब वो हमेशा ही संतोषी दिखाई देता है, हमेशा ही लगता है कि उसको जैसा भी आपने दिया मैं उसे खा लूंगा, इस तरह से वो प्रकट करता है अपने आप को। और वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। वैशाख मतलब वैशाख का जो महीना होता है उसमें तो कभी कभी वो एक आध बार कुलेल मतलब क्रीड़ा मतलब धरती पर जमीन पर लौटना, खुश होना बहुत ज्यादा,
तो उस महीने में तो ये कभी कभी क्या कर लेता है, क्रीड़ा कर लेता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, वैशाख नंदन, क्या कहते हैं इसे, वैशाख नंदन। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए गधे का पर्यायवाची क्या है, वैशाख नंदन, यानी कि वैशाख में कुलेल करने वाला। तो यहाँ पूछा भी जा सकता है कि वैशाख में कौन सा ऐसा पशु है जो कुलेल करता है, या वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है, गधे का पर्यायवाची है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, लेकिन वैशाख में तो वो कभी कभी क्रीड़ा कर सकता है, कर लेता है, लेकिन हमने फिर भी उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा। क्योंकि जानवरों को भी ऐसा लगता है देखने से कि उनके फेस से कि उनके भाव प्रकट होते हैं, लेकिन गधे के कोई भी फेस पे भाव नहीं प्रकट होते किसी तरह के भी। उसके चेहरे पर तो एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब उदासी, हमेशा उसके चेहरे पर उदासी ही छाई रहेगी। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते ही देखा है। और सुख हो चाहे दुख हो, उसे कैसे भी धूप में खड़ा कर दो आप, चाहे उसे मारो, चाहे कितना भी पीटो, चाहे उसे कोई लाभ हो रहा हो, चाहे उसे हानि हो रही हो, लेकिन वो कभी भी बदलता नहीं, हर दशा में एक जैसा ही दिखता है। अब आगे देखिए, ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों मतलब कि ऋषि मुनि जैसे अपने ध्यान में मगन रहते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करते, और ना उनके कोई लगता कि उन्हें कोई सुख आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, या उन्हें हानि लाभ हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर संज्ञा किसको दी गई है, गधे को क्या कहा गया है, ऋषि मुनियों से भी ज्यादा उसमें इतने गुण पाए जाते हैं, वो भी पराकाष्ठा को पहुंच गए, यानी कि अंतिम सीमा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का क्या अर्थ है, अंतिम सीमा। तो यहाँ गधा क्या के बारे में क्या बताया है कि गधे को ऋषि मुनियों की तरह बताया है उसके गुण, और उससे भी ज्यादा पहुंच चुके हैं उसके गुण। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गधे को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है, किसके गुणों के समान बताया है, ऋषि मुनियों के गुणों के समान। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। आदमी उसे बेवकूफ समझता है, और किसी भी आदमी को बेवकूफ कहना तो उसे गधा कह देते हैं, और सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। तो प्रेमचंद जी यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुण, उसमें इतने सद्गुण हैं, वो किसी से कुछ कहता भी नहीं है, भोला भाला सहनशील है वो बहुत ज्यादा, फिर भी उसका अनादर होता है, फिर भी उसे गधा कहते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित यानी कि कभी भी सीधापन जो होता है संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी कि ये उस समय की बात है जब इन्होंने ये कहानी लिखी कि उस समय भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही थी। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, भारतीयों को उस समय अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे जो भारतीय थे उनका रंग काला होने की वजह से, और वो थोड़े से भोले भाले होने की वजह से, और किसी के आगे नहीं बोलते थे, इस वजह से उन्हें अमेरिका में भी नहीं घुसने दिया जाता था, और अफ्रीका में भी उनकी बहुत दुर्दशा हो रही थी। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते। उस समय मतलब बुरे समय के लिए वो कुछ पैसा कमा कर अपने बचा कर रखते, जी तोड़कर काम करते थे, और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। 4 बातें सुनकर गम खा जाते, मतलब कोई उन्हें डांटता, कोई उन्हें कुछ कहता तो वो भी सुनकर चुपचाप बैठ जाते थे। गम खा जाना मतलब सहन कर लेना। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, गम खा जाना, यानी कि किसी भी की बात को सहन कर लेना। फिर भी बदनाम है, फिर भी बदनाम कौन है, भारतीय लोग। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, फिर भी उन्हें कहा जाता कि ये भारतीय जो लोग हैं हमारे जीवन के आदर्श को, हमारे जीवन का जो आदर्श है, मतलब अमेरिकी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन को, आदर्श को ये नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब देना सीख जाते, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। अब यहाँ एक मुहावरा प्रयोग हुआ है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, यहाँ हम नोट कर लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, तो वो भी सभ्य कहलाने लगते। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखना किसके बारे में कहा गया है, भारतीयों के बारे में कहा गया है, और वे सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, मतलब जापान ने कुछ ऐसी तकनीकी काम किए जिसकी वजह से, एक ही वजह से उसे संसार में सभ्य जातियों में गण्य माना जाने लगा। गण्य मतलब सम्माननीय माना जाने लगा, सम्मान योग्य माना जाने लगा, किसे, जापान को। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि किसने अपनी मिसाल दिखाई जिस वजह से वे एक ही वजह से संसार में सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, उन्हें गण्य योग्य बना दिया। क्योंकि कई ऐसे पाठ होते हैं जिसमें किसी भी देश के बारे में बात की जा सकती है, इस तरह से कोई बात की जा सकती है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी से लिए गए हैं, ये वाक्य किस कहानी से लिए गए हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
अब आगे देखिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई है। गधे का छोटा भाई है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? बैल को कहा गया। यहाँ भी ये नोट करने के लिए प्रश्न बनता है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम गधे के भाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, उसी तरह से हम बछिया के ताऊ भी कहते हैं किसे? बैल को। किसे कहते हैं? बैल को हम बछिया का ताऊ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो कभी कभी लोग तो क्या करते हैं, बैल को बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफों का भी सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कभी और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से भी नीचा है। यानी कि यहाँ पर किसको गधे से भी नीचा माना है? बैल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो भी कभी कभी असंतोष प्रकट करता है, तो उसका स्थान गधे से भी नीचा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किसका स्थान गधे से भी नीचा बताया गया है? बैल का स्थान गधे से नीचा बताया गया है। तो आगे देखिए, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी जो एक किसान था, झूरी काछी उसका नाम था, और उसके दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि झूरी काछी के दोनों बैलों का क्या नाम था? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब जो पशुओं की एक जाति होती है, सुंदर होती है, जो बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो पछाई जाति के दोनों बैल थे। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि दोनों बैल किस जाति के थे? पछाई जाति के। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब तो आप नोट करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, और अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे 2-3 बार तब भी हो जाएगा। ये लंबी कहानी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, और साथ में आप अपनी बुक भी खोल के रखिए ताकि इनके अर्थ अभी साथ में आप लिखते रहें। बुक में ही अर्थ लिख लीजिए, और इसके अलावा जो भी आपको नोट करना है वो एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। मतलब देखने में बहुत सुंदर थे, एकदम सफेद व्हाइट कलर के जैसे होते हैं ना बैल, और काम में चौकस, जो भी उन्हें काम बताओ फटाफट कर लेते थे, और ढील में ऊंचे थे। कुछ बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो दोनों बैल एक साथ रहते थे, तो दोनों ऐसे लगता था कि दोनों ही भाई हैं। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब अपनी भाषा में, जैसे कि किसी इशारों में कोई बात करना, अपने अंदर की कोई बात, भावना को प्रकट करना। तो स्टूडेंट, जैसे कि मनुष्य तो बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, लेकिन पशु पक्षी क्या होते हैं? मूक भाषा में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस तरह ही दोनों बैल आमने सामने बैठकर, बिल्कुल जिसकी आवाज भी ना आए, दोनों आपस में अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। दोनों विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। वे दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी, मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो पशुओं में ऐसी गुप्त शक्ति होती है कि जो आपस में ही दोनों कोई भी आपस में बात कर लेते हैं। इससे यह शक्ति मनुष्य में नहीं होती। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। यानी कि आपने देखा भी होगा कि जब जानवर मिलके अपने साथ में रहते हैं पूरा दिन, तो एक दूसरे को, गायें वगैरह होती है जो, तो एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपने प्रेम को, अपनी भावना को प्रकट करते हैं। इसी तरह ही वे दोनों बैल भी करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, विग्रह मतलब अलग होने के नाते से नहीं वो अपने सींग मिलाते थे। विग्रह मतलब अलग होना, बल्कि विनोद के भाव से। विनोद मतलब खुशी। उनके मन में जो खुशी होती थी, अपने भाव को प्रकट करने के लिए दोनों एक दूसरे से सींग मिलाते थे। जैसे कि जो दोस्त होते हैं, मनुष्य जैसे होते हैं दो दोस्त, तो वो अपनी भावना को प्रकट करते हैं एक दूसरे को ताली मार के, आत्मीयता का भाव से। यानी कि उनकी आत्मीयता, मतलब आत्मा एक दूसरे से मिली हुई थी। जैसे दोनों में घनिष्ठता हो, यानी कि बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो, होते ही ढोल दप्पा होने लगता है। जैसे कि मनुष्य में, जैसे कि दो बच्चे होते हैं, अगर उनमें बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों ताली मारकर, ढोल दप्पा मतलब ताली बजाकर एक दूसरे के सामने अपनी दोस्ती को प्रकट करते हैं। इस तरह से ही बैल भी अपने दोनों सींगों को मिलाकर अपनी दोस्ती को प्रकट करते थे, और उनमें बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। ढोल दप्पा का अर्थ क्या है? ताली मारना।
इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। मतलब ऐसे लगता है कि अगर वो दोनों दोस्त हैं, अगर मनुष्य भी दो दोस्त होंगे तो एक दूसरे की बातों को प्रकट करने के लिए क्या कहेंगे, एक दूसरे की भावना को प्रकट करेंगे, ताली मारेंगे, हंसेंगे। तो इस तरह से इसके बिना तो दोस्ती भी बहुत फुसफुसी, मतलब फीकी सी लगती है। फुसफुसी यहाँ पर एक देसी शब्द आया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फुसफुसी कौन सा शब्द है? देसी शब्द। बहुत ही हल्की सी होती थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे लगता है कि फिर ये दोस्ती है ही नहीं, जो अगर ऐसे काम दोस्त ना करें, ताली मारना, हंसना, आपस में अपने भावों को प्रकट करना, तो इस तरह से ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं करें तो ऐसा लगता है कि वो दोस्त नहीं है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। चेष्टा मतलब उस समय हर व्यक्ति यही सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा, हर व्यक्ति ने मतलब हर बैल ये सोचता था अपने मन में कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब ये दोनों बैल एक गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिलाकर चलते थे तो इन्हें लगता कि मेरे दोस्त पे ज्यादा बोझ ना आ जाए, इसलिए मैं इस बोझ को अपने गर्दन पे लूं। इस तरह से ये अपने मन में रखते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, और जब दिन भर इनको बांध के रखा जाता और जब दोपहर या शाम को इन्हें खुला छोड़ दिया जाता तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, और दिन भर की थकान को ये एक दूसरे आपस में चाट कर मिटा लिया करते थे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि गाय अपने बछड़े को भी चाटती है, और एक दूसरे को, कोई भी पशु होता है तो चाट कर ही अपनी थकान को दूर करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ये भावना प्रकट करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद मतलब कि जैसे हम जिसमें खली और भूसा डालते हैं जानवरों के खाने के लिए, पशुओं के खाने के लिए, तो दोनों साथ उठते, दोनों उसमें मुंह डालते, इकट्ठे ही नांद में दोनों मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब इनमें बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी कि अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात क्या थी? झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब दो बैलों की जोड़ी। गोई क्या होती है? बैलों की जोड़ी। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिख लीजिए। गोई क्या होती है? बैलों की जोड़ी। और उसे कहाँ भेज दिया? ससुराल भेज दिया था। किसने? झूरी ने। बैलों को क्या मालूम वे क्यों जा रहे हैं, लेकिन बैल तो क्या है, भोले भाले थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वे क्यों जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। वो सोचने लगे, मन में सोच रहे थे कि मालिक ने शायद हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर पर कोई गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब बैलों को तो नहीं पता था कि वह इनके लिए अच्छा है या बुरा है, या उन्हें बेचा गया है या कहीं और भेजा जा रहा है। लेकिन जो झूरी का साला था, जिसे झूरी ने भेजा था, उसे गोई को, मतलब दोनों बैलों की जोड़ी को, हीरा मोती को गया उसका साला था। यहाँ नोट कर लीजिए कि झूरी के साले का क्या नाम था? गया। यहाँ पर प्रश्न बनता है, झूरी के साले का नाम गया था। और जब वो उसे घर लेके गया दोनों गोई को, यानी कि बैलों की जोड़ी को, तो उसके दांतों पसीना आ गया। उसे बहुत परेशान किया। यहाँ एक मुहावरा है, दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना मतलब बहुत परेशान होना। तो उन बैलों ने गया को बहुत ज्यादा दुखी किया। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि गया जब बैलों को लेकर गया तो वो बिल्कुल आसानी से चले गए, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल से गए? और दांतों पसीना आना क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ भी पूछा जा सकता है। पीछे से हाँकना, तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब उनको पीछे से जो हाँकता, मतलब पीछे से जो उनको लेके जाता तो दोनों दाएं बाएं भागने लग जाते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता। पगैया क्या होती है? रस्सी जो बैलों के नाक में और गले में डाली जाती है, तो वो जो रस्सी होती है, अगर उसे पकड़ता तो वो दोनों बैल पीछे की ओर जोर लगाते। वो आगे चल ही नहीं रहे थे, मतलब उन्हें इतना बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा गया को, तो उसे दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत परेशान हो गया वो। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर वह मारने लगता तो उन्हें, तो वो दोनों बैल जो थे सींग नीचे करके एक आवाज से निकालते, अजीब तरह की हुंकार करने लग जाते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर ईश्वर ने उन्हें भाषा दी होती, बोलना दिया होता, तो झूरी से पूछते। झूरी मतलब जिसने उन्हें बेचा था, जिसने उन्हें, वो सोच रहे थे कि हमें बेच दिया है, जिसने उन्हें भेजा था जो गया के घर, पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? वो पूछते कि हम गरीब हैं, हमें क्यों निकाल रहे हो तुम? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो बैल कहते कि मन में सोच रहे थे, मन में तो वो सोच ही रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्यों भेजा है, हमें क्यों बेचा है। हमने तो झूरी की बहुत ज्यादा
मदद की है और उसकी बहुत ज्यादा सेवा की है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। तो वो दोनों बैल क्या सोचते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत की, अगर इतनी मेहनत से भी काम नहीं चल रहा था जूरी का, तो हमसे और काम ले लिया जाता, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना। चाकरी मतलब नौकरी। वो कहते सोचते थे कि हमें कहीं और नहीं जाना था, हम तो तुम्हारी इसकी जूरी की चाकरी में ही मर जाना उन्हें कबूल था। चाकरी में मर जाना क्या मतलब? नौकरी करते करते मर जाना। यहाँ पर कबूल क्या है? उर्दू शब्द आया है। अब इसे भी आप नोट कर लीजिए। कबूल करना क्या होता है? उर्दू शब्द। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने तो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। जो तुमने खिलाए वो सिर झुकाकर हम खाते रहे। हमने कभी अच्छा तुमसे दाना नहीं मांगा, तुमसे चारा नहीं मांगा। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो अब वो दोनों बैल तो यही सोच रहे थे कि इसने जूरी ने हमें बेच दिया है। तो वो सोचते थे कि हमें तो जूरी के साथ ही रहना था, हमेशा उसी की नौकरी करनी थी, उसी का ही मेहनत करनी थी, उसी का काम करना था। तो वो सोच रहे थे कि तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जालिम किसे कहा गया है, ये आप नोट कर लीजिए। जालिम यहाँ पर गया को कहा गया है, जो जूरी का साला था, जिसके हाथों जूरी ने बैल बेच दिए थे। अब आगे देखिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे बहुत ज्यादा, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो नांद मतलब जहाँ पर भूसा और दाना डाला जाता है उनके लिए, उसमें उनको लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। मतलब वो खाना नहीं खाना चाहते, किसी नए घर में जाकर वो खाना नहीं खाना चाहते थे। तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन नांद में उन्होंने मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो गया, मतलब उनका दिल बहुत ज्यादा रो रहा था। दिल भारी होना मतलब द्रवित होना। उनका दिल अंदर से बहुत रो रहा था कि हमें यहाँ क्यों बेचा गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। तो वो सोच रहे थे मन में कि जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो कैसे उनसे छूट गया था। कौन सोच रहे थे? ये दोनों, हीरा और मोती। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने लगते थे। और जिस घर में वो आए थे एकदम नया था, नया गांव था, नया ही आदमी था, तो वे उसे बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में, सलाली मुख मतलब जो उनकी आपस की भाषा थी, गूंगी भाषा जिसको बोलते हैं, जिसमें बोल नहीं सकते, अपने इशारों में बोलते हैं, सलाह की एक दूसरे की कनखियों से देखा। कनखियों से देखना मतलब एक दूसरे की तिरछी नजर से देखा उन्हें। कनखियों से देखना ये भी एक मुहावरा है, इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये नोट कर लीजिए। कनखियों से देखना मतलब एक दूसरे को देखना, नीचे नीचे देखना, तिरछी नजरों से देखना। तो उन्होंने देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना मतलब रात हो गई बहुत ज्यादा, सब सो गए। सोता पड़ जाना मतलब रात हो गई। तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे मतलब उनके जो गले में रस्सी थी और नाक में, वो तुड़ा ली और घर की तरफ चल पड़े दोनों। पगहे बहुत मजबूत थे, वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। रस्सी जो उनके गले में डाली हुई थी, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी मोटी रस्सी को बैल भी तोड़ पाएंगे। और इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने यहाँ एक भावना को प्रकट किया, दूनी शक्ति आ जाना। मतलब जब किसी भी लोगों को या किसी पशु को बंदिश में डाल दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो उनमें एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ जाती है जिससे वो किसी भी झटके में एक एक झटके करके उन्होंने दोनों रस्सियों को तोड़ दिया। तो मतलब कि उनमें ऐसी शक्ति आ गई थी कि इतनी मोटी रस्सी को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो स्वतंत्रता इतनी ज्यादा प्यारी होती है हर किसी को कि वो किसी भी तरह से वहां से आजाद होके आ सकते हैं। अब आगे देखिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी जिसके बैल थे दोनों, वो उठा, सुबह देखा तो कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वो दोनों बैल वापस आ गए उसके पास ही झूरी के, और दोनों बैल वहीं पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। गराम मतलब कि जो रस्सी उनके गले की थी वो टूटी हुई, आधी टूट चुकी थी और आधी उनके गले में लटकी हुई थी। घुटने तक जो पांव थे उनके कीचड़ से भरे हुए थे। जो उनके पांव थे वो कीचड़ से भरे हुए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में वे विद्रोह भी करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में स्नेह भी झलक रहा था। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कितने अच्छी भावना को प्रकट किया है कि वो विद्रोह भी करना चाह रहे थे कि तुमने हमें वहां पर क्यों भेजा था, लेकिन उनके मन में एक प्रेम भी था। किसके प्रति? झूरी के प्रति। अब आगे देखिए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी क्या हुआ? बैलों को देखकर स्नेह से मतलब प्यार से गदगद हो जाना, स्नेह से गदगद, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। यहाँ मुहावरा प्रयोग हुआ है।
स्नेह से गदगद हो जाना, प्यार से बहुत खुश हो जाना। झूरी उन बैलों को देखकर बहुत खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर मतलब सुंदर था। और ये दृश्य जो देख रहे थे सब लोग, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें गले लगाया, उन्हें प्यार से पुचकारा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका स्वागत करने लगे? दोनों बैलों का, हीरा और मोती जो घर वापस आ गए थे उनका स्वागत। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि गांव के लड़के जो थे वो तालियां बजा बजा कर किसका स्वागत कर रहे थे? किसका स्वागत कर रहे थे? दोनों बैलों का, हीरा और मोती का स्वागत कर रहे थे। अब आगे देखिए, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये जो घटना थी बहुत सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनको लग रहा था कि ये घटना पहली बार हुई है, कितनी अच्छी है ये, इतिहास में पहली बार ये घटित हुआ। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा मतलब जो बच्चे थे उनकी जो पूरी टोली थी, उन्होंने क्या निश्चय किया थी कि दोनों पशु जो वीर थे वो उन्हें वीर समझने लगे, अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जैसे वीरों को कोई अभिनंदन पत्र दिया जाता है, कुछ पुरस्कार दिया जाता है, इस तरह से हम भी इन्हें पुरस्कार दें। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी लेकर आया उनके खाने के लिए। कौन लेकर आए? तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि घर से कौन रोटियां लाया और कौन गुड़, और कोई चोकर लाया और कोई भूसी, कौन लाया? ये सब जो बच्चे थे, बच्चों की टोलियां थी, जो गांव में लड़के जमा हुए थे, वे सब। तो उन्होंने क्या निश्चय किया देने के लिए? उन्हें अभिनंदन पत्र यानी पुरस्कार देना क्या निश्चय किया। आगे देखिए, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक तो कहने लगा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होते, कितने अच्छे हैं ये, कितने वीर हैं, और इन्हें रास्ता भी पता था, वापस आ गए। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। कितनी दूर उसका घर था गया का, तो वहां से अकेले ही चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो तीसरा लड़का क्या बोला कि ये बैल नहीं है, बैल के रूप में उस जन्म के आदमी हैं। मतलब पिछले जन्म में आदमी थे और इस जन्म में इन्होंने ये बैल बने हैं। तो यहाँ पर जो 3 वाक्य हैं, एक बालक ने, दूसरे बालक ने और तीसरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि ये किसने कहा था? एक बैल ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, ये किसने कहा? एक बालक ने कहा। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न था। प्रतिवाद मतलब विरोध, प्रतिवाद मतलब विरोध करने का किसी का साहस नहीं हुआ कि वो दूसरे जन्म के आदमी उन्हें समझे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। द्वार मतलब दरवाजे पर। झूरी की स्त्री कौन थी? झूरी की पत्नी। उसने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी मतलब उसको बहुत गुस्सा आया। जल उठना क्या होता है? यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जल उठना, एक बहुत गुस्सा आना। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। तो जो झूरी की पत्नी थी वो चाहती थी कि ये जो दोनों बैल हैं उसके वहां साले के घर ही काम करें और मेहनत करें और वहीं पर रहें। और तो ये उनको गालियां देने लगी और कहने लगी, नमक हराम बैल है, और एक दिन वहां काम भी नहीं किया और भाग खड़े हुए वहां से आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। तो झूरी जो था उसको बैलों से बहुत प्यार था, और ये जो उसकी पत्नी बोल रही थी उनके बारे में, बैलों के, जो उन्हें गालियां दे रही थी, तो ये गालियां वह सुन नहीं सका। नमक हराम क्यों है? तो वो कहने लगा कि नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो वो कहने लगा झूरी कि उसके साले ने इन्हें चारा दाना मतलब खाने के लिए घास भी नहीं दिया होगा, तो ये क्या करते बेचारे? ये वहां से भाग आए। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो उसकी स्त्री को उसकी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये बैल वापस कैसे आ गए। तो उसने कहा कि केवल तुम ही तो, अपने पति को कहा कि केवल तुम ही हो तो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो पानी पिलाते हैं सिर्फ। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? तो झूरी ने फिर से कहा कि अगर चारा मिलता है, इन्हें अच्छा चारा देता हो, तो ये क्यों आते वापिस? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। तो उसकी पत्नी फिर से चिढ़ने लगी और बोलने लगी कि तुम तो जो हो इन बैलों को सारा दिन सहलाते रहते हो, तुम तो बुद्धू हो, लेकिन वो जो लोग हैं, मेरा भाई जो है, वो इन्हें सहलाते नहीं, इनसे काम करवाते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। मतलब इनको अगर खाना देते हैं तो इनसे काम भी बहुत देते हैं। जोतना मतलब हल जुतवाना इनसे, और किसी भी काम को मेहनत से करवाना। ये दोनों ठहरे कामचोर और भाग निकले। तो कामचोर यहाँ पर किसे कहा गया है? दोनों बैलों को। किसने कहा है? ये झूरी की पत्नी ने कहा है।
जूरी की पत्नी ने क्या कहा, दोनों बैलों को कामचोर कहा है। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो अब ये जूरी की पत्नी क्या कहती है कि मैं इन्हें खली भी नहीं दूंगी, खाने के लिए खल नहीं दूंगी और चोकर भी नहीं दूंगी, और इन्हें सूखा भूसा दूंगी, उसके सिवाय इन्हें कुछ नहीं दूंगी, चाहे ये खाएं चाहे नहीं खाएं। वही हुआ, मजूर को कड़ी तादीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो अब क्या हुआ कि जो जूरी की पत्नी थी वो उन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी उन पर देखकर, और उन्हें खली भी नहीं दी और सूखा भूसा खिलाने लगी। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, और बैलों ने उसमें नाद में मुंह डाला तो उसको उनको क्या लगा, फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो बहुत उन्हें लगा कि बिल्कुल खाली खाली फीका फीका सा खाना दिया गया है हमें आज, ना तो इसमें चिकनाहट है ना ही रस है, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ सूखा भूसा ही डाल दिया था। और फिर क्या करने लगे, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। कौन कौन ताकने लगे, हीरा और मोती। तो देखने लगे कि बाहर द्वार की ओर कि कोई आ रहा है और हमें अच्छा भूसा और अच्छा घास देने के लिए। तो इस तरह से देखने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, मजूर मतलब मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। जूरी ने कहा कि थोड़ी सी खली डाल दे इनकी नाद में, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। ये कौन कहता है, मजूर। ये कौन कहता है, मजूर। चुरा कर डाल आ। फिर जूरी कहता है कि तू चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो फिर मजूर वापस से कहता है कि नहीं दादा, मतलब नहीं, मैं नहीं डालूंगा, कि पीछे से मतलब मेरे पीछे से तुम भी उन्हीं की बात कहोगे। किसकी, जूरी की पत्नी की बात कहोगे। आगे देखिए, दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो जूरी का जो साला था वो फिर से आया उन बैलों को लेने के लिए, और अब की बार उसने क्या किया, उन दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब एक जो लकड़ी की गाड़ी बनी होती है उसमें जोता, उसमें बांध दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हीरा और मोती में से कौन सा बैल था जो ज्यादा सहनशील था। कौन था, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1-2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। किसने गिराना चाहा, मोती ने गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। अब यहाँ पर प्रश्न यही बनता है कि दोनों में से कौन सहनशील था, हीरा सहनशील था। अब आप ये नोट कर लीजिए कि दोनों बैलों में से कौन ज्यादा सहनशील था, हीरा। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। अब गया के पास और भी ज्यादा 2 और बैल भी थे उसके अपने, तो उन्हें तो उसने बहुत अच्छा खाना दिया, खली दी, चुनी दी, लेकिन इन दोनों को रस्सियों से बांध दिया, मोटी रस्सी से बांधा अब की बार कि कल का मजा चखाने के लिए, और सूखा भूसा डाल दिया इनके आगे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। तो जूरी था इन्हें जो बहुत ज्यादा प्यार करता था और उन्हें कभी मारता भी नहीं था। फूल की छड़ी से मतलब छूना मतलब कभी भी उन्हें हाथ नहीं लगाता था मारने के लिए, और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब जैसे भी वो कहता था, जिस तरह से भी वो जूरी कहता था, इन्हें जरा सी भी आवाज निकाल देता था तो दोनों उड़ने लगते, मतलब दोनों मेहनत करने लगते, दोनों काम करने लगते थे, हीरा और मोती। यहाँ मार पड़ी और यहाँ तो उन दोनों को मार पड़ने लगी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा, मतलब कि उनका सम्मान तो बिल्कुल चला गया था और उसकी व्यथा वे रो रहे थे और उसके ऊपर से उन्हें सूखा भूसा खाना पड़ा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद मतलब जिसमें घास रखते हैं तो खाने के लिए जानवरों के, उसकी तरफ तो उन्होंने देखा तक भी नहीं। किसने नहीं देखा, हीरा और मोती ने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, गया मतलब जो था जूरी का साला, ठीक है, उन्होंने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली। लेकिन ये दोनों बैल एकदम एकजुट हो गए और दोनों ने अपने एक भी पैर नहीं उठाए चलने के लिए। वह मारते मारते थक गया और तो गया ने उन्हें दोनों बैलों को बहुत मारा, पर दोनों ने पाँव ने उठाया। एक बार जब वह उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को काबू से बाहर हो गया। एक बार जब निर्दयी किसे कहा गया है, जिसमें दया नहीं होती। निर्दयी कौन है यहाँ पर, गया, ठीक है,
जिसमें दया नहीं होती, उसने क्या किया, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, हीरा को बहुत मारा उसके नाक पर। लेकिन तो मोती को बहुत गुस्सा आया इस पर, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, दोनों भाई बहन दोनों अपने आप को भाई समझते थे। और बाहर गुस्सा काबू के बाहर हो गया। गुस्सा काबू के बाहर हो जाना यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो उसने सब हल तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी, जुआ तोड़ दिया, जो उसके बांधा हुआ था, जोत तोड़ दी, सब तोड़ दिया। किसने? मोती ने। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हल, रस्सी, जुआ, जोत किसने तोड़ा था? मोती ने। यहाँ नोट कर लीजिए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो अगर उनके गले में रस्सी नहीं होती, अगर वे फ्री होते, बिल्कुल आजाद होते, तो वो दोनों भाग जाते और वे दोबारा पकड़ में नहीं आने वाले थे। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा कौन था? सहनशील बैल था, जो कुछ सहन कर लेता था। तो उसने अपनी भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि भागना व्यर्थ है? हीरा ने कहा था। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो मोती क्या कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुम्हारे नाक पे इतने डंडे मारे और जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। अब की बड़ी बार मार पड़ेगी, अब की बार क्या होगा, बहुत ज्यादा मारेगा ये। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो फिर हीरा क्या कहता है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म जब हमने लिया ही है तो मारेंगे तो है ही हमें। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। फिर क्या हुआ, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो गया आया दो आदमियों को लेकर दौड़ता दौड़ता, और दोनों आदमियों के हाथ में लाठियां थी। हीरा ने, मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती तो बहुत गुस्सैल था। मोती जो बैल था वो, उसको बहुत गुस्सा आता था और वो तेज भी बहुत था। उसने कहा कि दिखा दूं क्या इन्हें कुछ मजा, जो लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हीरा ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो फिर क्या कहता है कि हीरा कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी उन्हें गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जीत का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती सोच के रह गया कि नहीं, ये हमारी जाति का यह धर्म नहीं होता कि दूसरे मनुष्य को मारा जाए। इसलिए मोती अपने दिल को थाम कर बैठ गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। फिर गया आया और दोनों बैलों को पकड़ लिया उसने। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अच्छा हुआ कि उसने उस समय गया ने मारपीट नहीं की उनके साथ, तो मोती भी उन्हें पलटकर वार कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब कि उनके तेवर जो इतने तेज थे, गुस्सैल बन चुके थे वो, तो उसके सहायक यानी कि गया के सहायक जो थे उस समय समझ गए थे कि इसको टाल देना चाहिए, इस बातों को, ताकि ये बैल चुपचाप से जा सके। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर से दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों ही चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, घर के जो लोग थे वो भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो उस समय एक छोटी लड़की आई जो 2 रोटियां लेकर आई, दोनों के मुंह में डालकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब कि जो प्रेम भाव से जो उन्हें खिलाता था कोई भी, तो उन्हें वो बिल्कुल शांत भाव से खा लेते थे और उनका पेट उसी में भर जाता था। तो अगर मार पीट के कोई कितना भी अच्छा खाने खिलाएगा तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, तो वो सोचने लगे कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है, कोई निर्दयी लोग नहीं रहते हमेशा। तो रोटियां कौन लेकर आई थी? एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लाई थी, जिसे उन दोनों बैलों ने खाया। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी? भैरव की। तो यहाँ प्रश्न बनता है, जो लड़की रोटियां लेकर आई थी वो किसकी लड़की थी? भैरव की। तो यहाँ नोट कर लीजिए, लड़की किसकी थी? भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी कि उससे लगाव हो गया था। उसकी जो माँ थी मर चुकी थी छोटी लड़की की, और सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, इसलिए वो बैलों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी थी, इसलिए वो रोटी लेकर आई थी। ये देखिए, इस तरह से ये इसमें दिखाया गया है। अब आगे देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उसे 2 रोटियां खिला जाती। जब दिन भर उन्हें डंडे मारे जाते बैलों को
और उनसे काम लिया जाता बहुत ज्यादा। तो रात को वो लड़की जो बालिका थी वो 2 रोटियां उन्हें खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मतलब कि उन्हें ये प्रसाद की तरह लगता था। 2 रोटियां, प्रेम की रोटी जो होती थी, क्योंकि वो प्यार से खिला के जाती थी उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर वो सूखा भूसा भी खा लेते थे तो वो दुर्बल यानी कमजोर नहीं हो रहे थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में गुस्से भरा हुआ था, क्योंकि क्यों हमें इसके पास भेजा गया है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो एक दिन मोती कहता है मूक भाषा में कि हीरा, अब तो मुझसे सहा नहीं जा रहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उड़ाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो फिर वो दोनों सोचते हैं कि अगर हम इनको सींग से मारेंगे तो अगर वो लड़की जो हमें रोटियां खिलाने आती है रात को रोज, तो वो इस घर के मालिक की लड़की है। अगर हम उसके पिता को ही मार देंगे तो वो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसके बारे में कहते हैं कि उसे ही मार देते हैं, हम उसे ही फेंक देते हैं जो इस लड़की को मारती रहती है हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, तो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी। ये शब्द किसने कहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसने कहे थे। तो ये शब्द कहे थे हीरा ने। तो यहाँ पर दोनों में वार्तालाप चल रहा है। एक वाक्य तो हीरा ने बोला है यहाँ पर और दूसरा वाक्य बोला है मोती ने। तो यहाँ पर ही आप नोट कर लीजिए, ये वाला किसने कहा? हीरा ने कहा। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो यहाँ पर जो भी गुस्से वाली बात है वो मोती ने कही है और जो समझाने वाली बात है वो हीरा ने कही है। तो अगली बात किसने कही? ये मोती ने कही। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। ये किसने कहा? फिर से हीरा ने कहा। ठीक है, यहाँ से शब्द ये प्रश्न किया जा सकता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना, ये किसने कहा? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, ये किसने कहा? मोती ने। फिर से एक वाक्य मोती ने बोला और एक हीरा ने बोला, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब ये भी मोती ही बोलता है, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका यह उपाय है। अब यह उपाय कौन बता रहा है? मोती। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, ये किसने कहा? मोती ने कहा। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ सब नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा सकता है, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सहसा मतलब अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, वही बाहर आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। वो लड़की आई रात को, उसने देखा कि ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं, दोनों बैल। तो उस लड़की ने कहा कि खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। ये कौन कहता है? वो लड़की कहती है, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। तो ये लड़की सब उन बैलों को बता देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार देंगे। और आज ये घर में सलाह हो रही थी कि तुम्हारी नाकों में नाक डाल दी जाएगी, जिससे कि तुम निकल नहीं पाओगे। उसने गराम खोल दिया, जो उनके गले में रस्सी थी वो खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? फिर मोती ने पूछा हीरा से कि अब तुम चल क्यों नहीं रहे हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो हीरा फिर से अपनी सहनशीलता दिखाता है और कहता है कि कल मतलब कि आने वाले कल जो है, इस अनाथ पर, इस लड़की पर आफत आएगी। इस लड़की के सब पीछे पड़ जाएंगे कि इसने ही इन बैलों को खोला है। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फिर एकदम से लड़की ने नाटक किया और बोली कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो।
तो फिर वो एकदम से चिल्लाए कि ओ दादा, मतलब अपने पिताजी को कहा कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। तो गया जो एकदम से हड़बड़ाने लगा और भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, वे दोनों भागे। तो इसकी आवाज सुनकर दोनों बैल भागे। गया ने पीछा किया, गया ने बहुत पीछा किया उनका, और भी तेज हुए, बहुत तेज हो गए। वह फिर से गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब दोनों मित्र कौन? हीरा और मोती, दोनों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, और मार्ग मतलब रास्ते का भी उन्हें पता नहीं चला। वो दौड़ते चले गए, जिस परिचित मार्ग पर आए थे उसका यहाँ पता न था, और जिस जो मार्ग, जो रास्ता वो जानते थे, वो किसी और दूसरे रास्ते से चले गए और उसके उन्हें पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, नए नए गांव रास्ते में आते रहे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह मतलब रास्ता भूल गए। हीरा ने कहा कि हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो फिर क्या कहता है मोती कि बेतहाशा मतलब कि तुम भी एकदम से भागने लगे, उसे वहीं मार देते हम तो अच्छा रहता, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। फिर से हीरा कहता है कि अगर हम उसे मार देते तो दुनिया हमें क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। फिर से हीरा कहता है कि वो तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी आदमी, किसी मनुष्य पर अपने सींग या उसे नहीं मारते हैं। तो दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। फिर दोनों को भागते भागते बहुत तेज भूख लगी। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। फिर उन्हें एक आट की आवाज आई, वो कहने लगे कि कोई आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया, मतलब उनका पेट बहुत अच्छी तरह से मटर खा के भर गया, तो उन्हें आजादी का अनुभव, मतलब उन्हें लगा कि हम बहुत अच्छी तरह से आजाद हैं, हम खुले हैं। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब दोनों हटकेलियां करने लगे, क्रीड़ाएं करने लगे। दोनों दोस्त दोनों सींग मिलाने लगे और दोनों खुश होने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तो दोनों क्रीड़ा करते करते मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो मोती को लगा कि खेल में कोई झगड़ा शुरू हो रहा है, तो वो दूर हो गया, तो वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। अब आगे देखिए, अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले मतलब कि एक दूसरे की तरफ साइड में देख रहे थे दोनों। सांड पूरा हाथी है। एक सांड जिस आ रहा था उनकी तरफ, और उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। तो सोचने लगे कि उससे अगर हम भिड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो जान से हाथ धोना मतलब अपने जान का खतरा होना। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ये भी नोट कर लीजिए। जान से हाथ धोना मतलब खतरे का उन्हें लगने लगा कि हमारे ऊपर खतरा आ रहा है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, इतनी भयंकर सूरत है। तो उसकी सांड की बहुत भयंकर सूरत, मतलब खतरनाक सूरत थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग चलो ना, भाग क्यों न चले। तो फिर हीरा क्या कहता है कि दोनों अपन भाग चलते, हम लोग भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना एक मुहावरा है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो मोती कहता है कि, हीरा कहता है अब यहाँ पर कि बंदा तो मतलब मैं तो 9-2-11 हो रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, और अगर तुम्हें नहीं दौड़ना तो फिर तुम उपाय सोच लो। कुछ उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हम दोनों एकदम से उसको चोट करते हैं, उस पर हमला करते हैं। मैं आगे से रंगेदता हूँ, तुम पीछे से रंगेद दो, दोहरी मार पड़ेगी। कि मैं आगे से उस पर हमला करता हूँ और तुम पीछे से करो, तो उस पर दोहरी मार पड़ जाएगी। तो वो भाग खड़ा होगा और वह डर जाएगा और चला जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो अगर वो मेरी तरफ झपटेगा तो तुम दूसरी तरफ से उसमें सींग मार देना पेट में, ताकि
वो वहीं पर मर जाए, और लेकिन इसके अलावा कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना मतलब कि जान को खतरे में डालना। यहाँ पर भी एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है और ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मुहावरे और कोई भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इन्हीं पाठ में से पूछे जाते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा मतलब उसे भी इतना नहीं पता था कि कैसे लड़ते हैं शत्रुओं से। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मतलब कि एक शत्रु से, मतलब कि दो शत्रु से उसे लड़ने का नहीं पता था, वो भी एक ही शत्रु से लड़ सकता था। और जो ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसे ही वो सांड जो था वो हीरा की तरफ झपटा तो मोती ने पीछे से उसे दौड़ा दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार तो सांड को गुस्सा आया तो वो हीरा का अंत करने के लिए चला, तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया और उसके पेट में सींग चुबा दिए। तो सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा और हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। मतलब कि बेहोश होकर वो गिर गया वहीं पर और जख्मी हो गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। बच्चा को मतलब सांड को मार डालूं। ये कौन कहता है? मोती। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। ये कौन कहता है? मोती। किस भाषा में कहता है? सांकेतिक भाषा में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना। तो हीरा ने कहा कि नहीं, गिरे हुए दुश्मन पर हम सींग नहीं चलाते। जब यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब दोनों आपस में बात करते हैं कि घर कैसे पहुंचे, हमें तो घर का रास्ता भी नहीं पता। तो फिर कहते हैं कि सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया और हीरा मना करता रहा, पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया और मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में फंस गए। तो हीरा तो एकदम से निकल गया क्योंकि वो किनारे पर खड़ा था, लेकिन मोती जो था वो गीली मिट्टी के अंदर फंसा हुआ था। तो उसके जो पैर के खुर थे वो कीचड़ में धंस गए और भाग नहीं सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी मतलब उसका साथी संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होस में बंद कर दिए गए। कांजी होस का अर्थ क्या होता है? जहाँ पशुओं का पूरा बाड़ा जो होता है, जहाँ पर गधे, घोड़े, बैल, बकरियां सब इकट्ठे बाड़ा तरह का होता है, वहां पर बंद कर दिया उन दोनों को। अब आगे देखिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। तो अब यहाँ पर दोनों बात करते हैं कि गया फिर भी अच्छा था। गया जूरी का जो साला था वो थोड़ा तो देता था, लेकिन आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि दोनों को कहाँ बंद कर दिया था उन्होंने? यहाँ पर आप नोट कर लो कि दोनों मित्रों को कांजी होस में बंद कर दिया था। और उसमें क्या क्या, कौन कौन से पशु थे? भैंसें थी, बकरियां थी, कई घोड़े थे और गधे थे। किसी के सामने चारा नहीं था, सब भूखे खड़े थे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तो दोनों मित्रों ने सोचा कि हमें तो कोई चारा खिलाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फाटक मतलब दरवाजे की तरफ दोनों टकटकी लगाकर देखते रहे और कोई भी उन्हें खाना खिलाने नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति मतलब संतुष्टि। भूख उनकी शांत नहीं होती थी। अब यहाँ पर तृप्ति का अर्थ क्या लिया गया है? भूख का शांत होना। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला दहक उठना, यहाँ पर एक मुहावरा है। विद्रोह की ज्वाला दहकना मतलब बहुत गुस्से में होना। बहुत गुस्सा आया उसे, हीरा को, क्योंकि रात को भी उन्हें भोजन नहीं मिला। मोती ने बोला, अब तो नहीं
रहा जाता मोती। मोती ने बोला अपने आप से कि अब तो नहीं रहा जाता। और मोती से हीरा बोला कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि प्राण उनके निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो तुम, यहाँ से भागने का हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, जो बाड़े में वो बंद किए थे कांजी हाउस में, तो वहां की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नोकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो सींग से ही वो मिट्टी को गिराने लगा, दीवार तोड़ने लगा, तो दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए, मतलब उसे कई डंडे मार दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। किसे बांधा? हीरा को। मोती ने पड़े पड़े का आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर भर जोर तो मार दिया। अब कौन कहता है ये? हीरा कहता है कि मैंने अपने बूते पर, मतलब अपने बलबूते पर जोर तो मारा। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, ये कौन कहता है? मोती। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितनी भी बंधन पड़ते जाए, क्योंकि उन्हें आजाद होना था, उन्हें बांध दिया था, तो इसलिए वह संघर्ष करना चाहता था और जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जान से हाथ धोना मतलब जान ले लेना, कोई भी उनकी जान लेना, मरना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यहाँ नोट कर लो। कुछ परवाह नहीं, क्या कहता है? कुछ परवाह नहीं है मुझे, चाहे मैं जान से भी हाथ धो लूं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। तो अब दीवार अगर टूट जाती तो सोचता कि कितनी जानें, जो यहाँ पर गायें, बैल, भैंसें और बकरियां और गधे जो यहाँ पर बंधे हुए हैं, उनकी भी जान बच जाती। कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब ये मोती कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और इस दीवार को तोड़ देते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर अजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। 1 हाथ जितनी दीवार गिर गई, इतना जोर उन्होंने लगाया। 2 घंटे बाद तक उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो गए। जैसे ही दीवार गिरी तो सब जानवरों को पता चल गया कि दीवार गिर गई और रास्ता खुल गया। तो सारे जो नीचे गिरे पड़े जानवर थे, उनको भी ऐसे लगा कि हम भी उठें, और उनमें थोड़ा सा होश आ गया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। जो 3 घोड़ियां वहां पर बंद की हुई थी भागने लगी, सरपट मतलब एकदम जोर से भागी, तेज स्पीड में। और फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे, क्योंकि उनको तो जैसे गधे की हमने बात की थी शुरुआत में कि गधे को कैसे भी खड़ा कर दो आप, वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो गधे के सामने तो दीवार टूट गई, लेकिन फिर भी वो नहीं, भैंसे भी भाग गई वहां से, लेकिन गधे के जैसे के तैसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा ने कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो फिर गधे को ऐसे आया मन में कि अगर हम भागेंगे तो अगर दोबारा पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर मिला है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो गधा क्या कहता है, क्योंकि गधा तो बहुत ही मूर्ख होता है और सहनशील भी होता है, वो कहता है कि नहीं, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। और फिर बैल कहता है कि नहीं, तुम्हें भागने का अवसर एक बार तो मिला है, दोबारा पकड़े जाएंगे तो देखी जाएगी। लेकिन वो नहीं भागते। आधी रात से ऊपर जा चुका था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या नहीं भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। तो हीरा की रस्सी बहुत ज्यादा मोटी थी, तो मोती ने कहा कि मोती उसे तोड़ने लगा, तो हीरा ने कहा, नहीं, मेरी रस्सी नहीं टूटेगी, तो तुम तो भागो, कम से कम मेरे को यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हम कभी मिले। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? मोती, क्योंकि मोती और हीरा दोनों मित्र थे और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, तो मोती कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं?
कि आज तुम विपदा में पड़ गए तो मैं तुम्हें अलग हो जाऊं छोड़ के। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो हीरा कहता है कि लोग समझ जाएंगे कि तुमने ही किया है, दीवार तुमने तोड़ी है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो वो सोचता है कि मैंने इतने सारे प्राणियों की तो जान बचा दी, 9-10 इस दीवार को तोड़कर, तो उनका आशीर्वाद तो मुझे मिल ही जाएगा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब उसे बंधु के पास आकर अपने के पास आकर वह सो गया। तो मोती ने क्या किया, दोनों गधों को सींग मार मार कर उस बाड़े से बाहर निकाल दिया और फिर अपने बंधु मतलब अपने मित्र के पास आकर फिर से सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, मतलब उनमें खलबली एकदम से हड़बड़ाहट, सब देखने लगे कि हैरान हो गए सब। खलबली मचना मतलब एक मुहावरा है, इसे आप नोट कर लीजिए, हैरान होना, कि इसके लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। तो सबको लगा था कि मोती ने ही ये दीवार तोड़ी है, तो उसकी खूब मरम्मत मतलब उसे बहुत पीटा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। तो आगे देखते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब तिनका, एक चारे के तिनका भी नहीं उन्हें दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया था और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां निकलना मतलब उनकी हड्डियां निकल जाना, ये भी एक मुहावरा है। ठठरियां निकल जाना मतलब उनकी हड्डियां निकल गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ कर उनकी सूरत देखते और मन फीका करते चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। तो एक बार उनके सामने बाड़े में डुग्गी बजी मतलब कि लोग उन्हें खरीदने के लिए आने लगे, लेकिन उनकी हालत इतनी थी कि वो बहुत कमजोर हो गए थे, मृतक जैसे लग रहे थे वो बैल, तो उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों पर उंगली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, मतलब उस पर हाथ लगाकर उंगलियां डालकर। तो जो हीरा मोती हैं उस पर हाथ फेरते हुए वो कहने लगा कि उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसकी आदमी की शक्ल इतनी खतरनाक थी, उसकी आंखें इतनी लाल थी और वो देखकर दोनों हीरा मोती उससे डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उन्हें लग रहा था कि ये एक कसाई है जो हमें मार देगा, क्योंकि उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत डरावना आदमी था और उनके शरीर को टटोल रहा था। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। हीरा ने कहा कि गया के घर से तो हम भाग निकले थे, लेकिन अब हमारी जान नहीं बचने वाली है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। तो क्या कहता है कि मोती अश्रद्धा भाव से मतलब उसके मन में श्रद्धा खत्म हो चुकी थी और वो कहने लगा कि भगवान सब पर दया करते हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। तो दोनों आपस में बातें करते हैं। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगा। तो दोनों आपस में बातें करते हैं कि हमारे मांस खाल सींग हड्डी सब काम तो आ ही जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले और दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब उनका अंग अंग पूरा कांप रहा था, हड्डियां कांप रही थी उनकी कि ये हमें मारेगा। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। और अब वो बैल इतने कमजोर हो चुके थे कि वो डंडे खाने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें दर्द होने लगा था। राह में गायें बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। तो हरे हरे जो खेत में जो चर रहे थे गायें और बैल, रास्ते में सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना मतलब जुगाली करना, जैसे गायें या भैंसें करती रहती है मुंह में डाल के, तो इस तरह से कर रहे थे। और कोई उछल रहे थे, कोई खा रहे थे।
हरा हरा घास, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधित के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो वो मन में सोचते हैं कि इन सबको, किसी को भी चिंता नहीं है, हमारे कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को भी चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई को बांध लिया गया है और एक कसाई उन्हें लेकर जा रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। लेकिन अचानक याद आया कि सहसा कि गया उन्हें उसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे और प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रति क्षण मतलब हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। तो ये प्रति क्षण क्या है, यहाँ पर हर एक क्षण उनकी चाल बहुत तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, हमारा अपना ही हार आ गया, अपना ही रास्ता आ गया। मतलब वो सोचने लगे, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब उन्हें वो कुआं भी याद आ गया जहाँ से वो निकल रहे थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मतलब नजदीक आ गया, नगीच का मतलब नजदीक आ गया। और हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्नत होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, और वह हमारा थान है, मतलब हमारी जगह है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, और जैसे ही वो कसाई था जो दड़ियल, वो उनके पीछे पीछे दौड़ा आया, उनसे छुड़ाकर वो दोनों बैल अपनी जगह पर आ गए। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। तो झूरी ने जैसे देखा कि उसके दोनों बैल वापस आ गए, तो उसको उन दोनों को गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो मवेशी खाने से नीलाम करवा के आया हूँ। वो कहता है, जो इन्हें मारने के लिए लाया था, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। तो झूरी कहता कि मैं समझता हूँ कि तुमने चुराए हैं, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मतलब किसी को क्या अधिकार है? अख्तियार मतलब अधिकार है। जाकर थाने में रपट दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये सब झूरी कहता है। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा और मोती पीछे दौड़ा। तो मोती उसके पीछे सींग मारने के लिए आया, तो दड़ियल एकदम से भाग गया। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब यहाँ पर दोनों बैल कहते हैं कि हमारी जान को कोई जान नहीं इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि हम दोनों सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। और झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सब गांव के 20 लड़के कम से कम आए वहां पर, और सारे गांव में उछा सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। फिर भी उस समय मालकिन भी उनसे नाराज नहीं थी और दोनों के माथे उसने चूम लिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है स्टूडेंट्स कि सारे गांव में उछा सा मालूम क्यों होता था? क्या हुआ था ऐसा उस दिन दोनों बैल वापस आ गए थे और दोनों अपने घर लौट आए थे। उस कसाई को उन्होंने भगा दिया था और दोनों चोकर और भूसा खा रहे थे, तो इससे सारे गांव में उत्साह हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की यह कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक, ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस बताए गए हैं उसे आपने नोट कर लिया है और उसे भी बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आई, और शेयर करना मत भूलिए।
तो स्टूडेंट्स, अब हम पाठ में आए हुए कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनके अर्थ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पाठ में भी आपको बताया था, निरापद क्या होता है? सुरक्षित। निरापद क्या होता है? सुरक्षित। सहिष्णुता क्या होता है? सहनशील। पछाई क्या होता है? पालतू पशुओं की एक नस्ल। गोई क्या होती है? जोड़ी। इनमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुलेल क्या होता है? क्रीड़ा। कुलेल, क्रीड़ा। विषाद क्या होता है? उदासी। विषाद का क्या अर्थ है? उदासी। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा। गण्य, गणनीय, सम्मानित जिसको बोलते हैं। विग्रह क्या होता है? अलगाव। विग्रह, अलगाव यानी अलग होना। और पगैया यानी पशु बांधने की जो रस्सी होती है उसे क्या कहते हैं? पगैया। आगे देखिए, गराव क्या होता है? फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, जिस पर फुंदे लगे होते हैं, वो होती है गराव। इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द दिए गए हैं, लेकिन हम इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएंगे। प्रतिवाद क्या होता है? विरोध। प्रतिवाद होता है विरोध। टिटकार क्या होता है? मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत क्या होता है? हितकर, यानी कि इसके हितकर में हो, जो उसके लिए हानि ना पहुंचाए, मसलहत उसे कहते हैं। रगेदना क्या होता है? खदेड़ना। मल्ल युद्ध क्या होता है? कुश्ती। सापिका, वास्ता या सरोकार। अब है अगला शब्द कांजी होस, मवेशी खाना, जहाँ पर सारे पशुओं को रखा जाता है। वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लवारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कांजी हाउस। रेवड़ क्या होता है? पशुओं का झुंड। उन्मत्त होता है मतवाला। उन्मत्त, मतवाला। थान, पशुओं के बांधे जाने का स्थान, जगह। और उछा क्या होता है? उत्सव। तो ये थे आपके कुछ शब्दार्थ जो इसमें आए थे, उसे हमने अच्छी तरह से कर लिया और इसे एक दो बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे।